नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 3 से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। पहला सवाल है, द डैश हैज़ जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड कंपनसेशन क्लेम्ड इज अप टू 20 लाख रुपीज़। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके घर के आसपास अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो आप उसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जाते हैं। इसका एक प्रोसेस रहता है कि छोटी मोटी घटना है तो उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही इसकी सुनवाई की जा सकती है। ठीक उसी तरह से जब बात आती है कंपनसेशन या क्लेम की, तो 20 लाख रुपए तक के क्लेम अमाउंट के जितने भी केसेस होते हैं उसको नेशनल कमीशन बिठाने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप छोटे स्तर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, ए डिस्ट्रिक्ट फोरम, बी स्टेट कमीशन, सी जिला परिषद, डी नेशनल कमीशन। इसका करेक्ट आंसर है ए डिस्ट्रिक्ट फोरम। नेक्स्ट, एक्सपैंड द टर्म IGMS। IGMS बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है IRDA की तरफ से, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ, अगर इंश्योरेंस कंपनी उनकी कंप्लेंट ना सुने तो इसके ऑप्शंस दिए हैं IGMS के फुल फॉर्म के, ए इंश्योरेंस जनरल मैनेजमेंट सिस्टम, बी इंडियन जनरल मैनेजमेंट सिस्टम, सी इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, डी इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल एजेंसीज वुड हैंडल द कंज्यूमर्स डिस्प्यूट अकाउंटिंग बिटवीन 20 लाख टू 100 लाख। मतलब जो डिस्प्यूट जहाँ पे 20 लाख से 100 लाख तक की बात हो तो कहाँ पे जाएंगे। ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, ए डिस्ट्रिक्ट फोरम, बी स्टेट कमीशन, सी नेशनल कमीशन, डी जिला परिषद। डेफिनेटली अमाउंट जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो 20 लाख से ज़्यादा है। 100 लाख तक के अमाउंट पे आप स्टेट कमीशन के पास जो है इसकी सुनवाई होती है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म द बेसिस फॉर अ वैलिड कंज्यूमर कंप्लेंट। अब जो कंज्यूमर है वो तो कोई भी कंप्लेंट लेके जा सकता है, तो कंपनी या फिर जो इनकी बॉडी है इनका काम है कि ये वैलिड है या नहीं ये कंप्लेंट, ये पता करना। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आप ही सुन के बताएं कि कौन सी कंप्लेंट आपको वैलिड लगती है और कौन सी नहीं। ऑप्शन ए, शॉपकीपर्स चार्जिंग अ प्राइस अबव MRP फॉर अ प्रोडक्ट। डेफिनेटली वैलिड है कि अगर कोई भी MRP से ज़्यादा में बेच रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन ने ऑप्शन दिया है कि शॉपकीपर्स नॉट एडवाइजिंग द कस्टमर ऑन द बेस्ट प्रोडक्ट इन द कैटेगरी। ये कहीं भी वैलिड नहीं लग रहा। जैसे कि आप कोई दुकान में जाते हैं, आप पूछेंगे कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर बिस्किट दें, तो वो आपको देंगे, बट दुकानदार का ये काम नहीं होता वो आपको सजेस्ट करे कि जो इतने सारे बिस्किट के हैं नाम, उसमें से बेस्ट बिस्किट आपको ये मिलेगा। ये उनका काम नहीं है, ये कस्टमर का काम है कि बेस्ट प्रोडक्ट को पता करके उनके पास जाए। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। वहीं पे सी में दिया है, एलर्जी वार्निंग नॉट प्रोवाइडेड ऑन द ड्रग बॉटल। ऑफ कोर्स कोई भी दवाई हो ऐसी जो उसमें अगर नट्स प्रेजेंट है तो उसका एलर्जी वार्निंग का मैसेज होना चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो नहीं किया जा रहा है तो इसके अगेंस्ट अपन कंप्लेंट करें तो एक वैलिड कंप्लेंट माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक उसी तरह से इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे भी इंश्योरेंस एजेंट का काम केवल एक अच्छा प्रोडक्ट एडवाइस करना है, बट वो कभी भी आपको पूरी तरह से श्योरिटी नहीं दे सकता कि यही प्रोडक्ट है उस पूरे सेगमेंट में जो कि बेस्ट है। तो आप कभी भी कंप्लेंट लेके अगर कोई जाता है तो ये कंप्लेंट लेके नहीं जा सकता कि इससे भी अच्छे प्रोडक्ट्स थे, मुझे गलत प्रोडक्ट सजेस्ट किया, नहीं। ये जो है इंश्योरेंस एजेंट का काम है, कोई भी प्रोडक्ट वो बेच रहा उसके बारे में पूरी जानकारी बताए, ये नहीं कि उस सेगमेंट में जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो सजेस्ट करे, ऐसा कोई रूल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द बिलो विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर अ कस्टमर टू लॉन्च एन इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कंप्लेंट। इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड लोगों को अक्सर कंप्लेंट आती है, लोग चले जाते हैं पुलिस के पास। गलत है, पुलिस का पास नहीं जाना है आपको अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है। ये अलग अलग कोर्ट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो कि लोग हैंडल करते हैं। क्रिमिनल ऑफेंस के लिए अलग प्रोसीडिंग्स होती है, सिविल ऑफेंस के लिए अलग प्रोसीडिंग होती है। ठीक उसी तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अगर आपकी कोई कंप्लेंट है तो किस में के पास जाएंगे। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ए पुलिस, बी सुप्रीम कोर्ट, सी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
तो इसके लिए आपको जाना है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास। अब इंश्योरेंस ओम्बड्समैन एक पर्सन रहता है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया जोग्राफिकली मेंशन किया जाता है कि जो कि एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के कंट्रोल में रहता है। तो अगर आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको उस एरिया के जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाना पड़ता है अपनी कंप्लेंट लेके। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी किस कंपनी के साथ पॉलिसी है, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन सभी के लिए एक ही होता है। Next, which of the below statement is correct with regards to territorial jurisdiction of the insurance ombudsman? Territorial jurisdiction का मतलब वही geographical जिसके ऊपर उनको कंट्रोल है उसको हम territorial jurisdiction कहेंगे। तो इनमें से कौन सी बात सही है ये पूछा गया है। A. Insurance ombudsman has national jurisdiction. B. Insurance ombudsman has state jurisdiction. C. Insurance ombudsman has district jurisdiction. D. Insurance ombudsman only operates within the specified territorial limits. तो इसका करेक्ट आंसर है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऑपरेट्स ओनली विद इन द स्पेसिफाइड टेरिटोरियल लिमिट्स। उनको एक बता दिया जाता है कि ये जो एरिया है नागपुर है, ऐसे उसके आसपास के जो एरिया है ये आपके कंट्रोल में है, तो उन लिमिट्स पे ही एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन होता है और वो वहीं के केसेस हैंडल करता है। उस तरह से कोई ऐसे नेशनल जुरिसडिक्शन नहीं होता कि यहाँ पे बैठा हुआ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो है कहीं और कोई केसेस हैंडल कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। इन सबको एक टेरिटरी मेंशन की जाती है, वो केवल उसी एरिया में आए हुए केसेस को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज़ द कंप्लेंट टू बी लॉन्च्ड विद एन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन? अगर आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट करनी है तो कैसे करेंगे आप? A. The complaint is to be made in writing. B. Complaint is to be made orally over the phone. C. The complaint is to be made orally in face-to-face manner. D. The complaint is to be made verbally. इसका करेक्ट आंसर है जब भी आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को कोई कंप्लेंट करते हैं तो लिखित रूप में दें, एक लेटर लिखें या मेल लिखें, तो उस तरह से आपको कंप्लेंट करना रहता है अपने इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर अप्रोचिंग एन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन? अब कब आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को अप्रोच करें? मान लेते हैं आपने कोई इंश्योरेंस कंपनी को कंप्लेंट रेस किया, उन्होंने नहीं सुना आपकी कंप्लेंट को, जो है एक दिन निकल गया, क्या तब आप जा सकते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास? नहीं हो सकता है। कंपनी तब भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हो, बहुत जल्दी होगा अगर आप एक दिन के अंदर ही चले गए तो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। ए, विद इन 2 years ऑफ रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेंट बाय इंश्योरेंस। B. Within 3 years of the rejection of the complaint by insurer. C. Within 1 year of the rejection of complaint by insurer. तो इसका करेक्ट आंसर है सी, विदिन 1 year ऑफ द रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट बाय इंश्योरर। मतलब इंश्योरर ने मना कर दिया कि नहीं सर आपके केस में कुछ नहीं हो सकता, उसके 1 साल के अंदर अंदर ही आपको जो है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को रीच करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते सर मेरे को उस समय टाइम नहीं मिला इसलिए मैं 1 साल बाद आ रहा हूँ या 2 साल बाद आ रहा हूँ, नहीं। नेक्स्ट, which among the following is not a prerequisite for launching a complaint with the ombudsman? मतलब प्री का दूसरा नाम होता है एलिजिबिलिटी कि अगर एक कंप्लेंट आप रेस कर रहे हैं तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रहेगा। ये ऑप्शंस दिए हैं। ए, द कंप्लेंट मस्ट बी बाय एन इंडिविजुअल ऑन अ पर्सनल लाइन्स ऑफ इंश्योरेंस। बी, कंप्लेंट मस्ट बी लॉन्च विद इन 1 year, इंश्योरर रिजेक्टिंग द कंप्लेंट। C, complainant has to approach a consumer forum prior to ombudsman. अब यहाँ पे बताया गया है कि 3 ऑप्शंस। पहली बात तो करेक्ट कही है कि इंडिविजुअल कंप्लेंट्स को ही लेके जाना होता है, कंपनी कंप्लेंट को नहीं देखता इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। वहीं पे कंप्लेंट को जो है 1 साल के अंदर अंदर रिजेक्शन के 1 साल के अंदर अंदर ही उन्हें अप्रोच करना पड़ता है। तीसरा जो बताया है कंप्लेनेंट हैज़ टू अप्रोच अ कंज्यूमर फोरम बिफोर टू अप्रोचिंग ओम्बड्समैन, ये रॉन्ग है क्योंकि ओम्बड्समैन जो है कंज्यूमर फोरम का ही काम करता है। जिस तरह से अगर कोई शॉपकीपर आपके साथ कुछ गलत करता है, कोई चीज़ MRP से ज़्यादा बेचता है तो आप कंज्यूमर फोरम को अप्रोच करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर इंश्योरेंस में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को अप्रोच करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को डायरेक्टली अप्रोच करना है, कंज्यूमर फोरम को पहले अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, आर देयर एनी फी और चार्जेस दैट नीड्स टू बी पेड फॉर लॉजिंग द कंप्लेंट विद द ओम्बड्समैन? कोई फीस देना पड़ता है क्या? ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। ए, अ फी ऑफ 100 रुपीज़ नीड टू बी पेड। बी, नो फी चार्जेस नीड टू बी पेड। सी, 20% ऑफ द रिलीफ सॉट मस्ट बी पेड एज फी। तो कितना फ़ी देना पड़ता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को, ये पूछा गया है।
इसका करेक्ट आंसर है बी, नो फीस और चार्जेस नीड्स टू बी पेड। कोई अमाउंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपना कंप्लेंट रेज कर रहे हैं कि आपको क्लेम नहीं दे रही है कंपनी, ऐसा कुछ भी। नेक्स्ट, कैन अ कंप्लेंट बी लॉन्च्ड अगेंस्ट ए प्राइवेट इंश्योरर? अब आपने बोला कि इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन तो एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो क्या ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी इसके अंडर में आती है या नहीं? ऑप्शंस दिए हैं, ए, कंप्लेंट्स कैन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट पब्लिक इंश्योरर्स ओनली, बी, yes, complaint can be launched against private insurers, c, complaint can be launched against private insurers only in life insurance sector। इसका करेक्ट आंसर है यस, कंप्लेंट कैन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योर। ये फ़र्क नहीं पड़ता वो लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या व्हीकल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन सभी चीज़ों को देखता है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो पे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।